Hello everyone. So this is going to be the second video of today in which we are going to continue PYQs of economics from series 1 2023. In our previous video, we have completed paper questions of CDS 1 and CDS 2 2024. ओके चलिए पहले हम 2023 के करते हैं, उसके बाद हम 2020 पे मूव करेंगे, 2022 पे मूव करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, क्यों महंगाई होती है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें जो CSE के PYQs कराए थे मैंने इकोनॉमिक्स में, उसमें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो जाइए, मतलब कि जाइए और वो जो वीडियोस हैं प्लीज़ देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको चाहे CDS दे रहे हो, चाहे CAPF दे रहे हो, चाहे CSE दे रहे हो, सारी की सारी वीडियोस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने कितने बार बता दिया है कि कैसे एक UPSC का पेपर आपको दूसरे उसमें हेल्प करता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जो मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट, रिडक्शन इन मनी सप्लाई एंड हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अब बताइए महंगाई कब होगी। महंगाई तभी होती है कि अगर डिमांड ज़्यादा कोई एक प्रोडक्ट की बट सप्लाई उतनी ही है, ठीक है, लेने वाले बहुत ज़्यादा है बट प्रोडक्ट ही कम है, तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। स्लगिश ग्रोथ, अगर डिमांड ही नहीं बढ़ रही है तो फिर प्राइस क्यों राइज होगा किसी भी चीज़ का, तो ये तो नहीं होगा। मनी सप्लाई ही कम है, मतलब लोगों के पास पैसा ही कम है अगर, तो वो खरीदेंगे कैसे चीज़ें, तो प्राइस कैसे राइज होगा, ये भी नहीं आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं है, सो ये भी नहीं होगा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सस्टेन डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। देखिए जो अगर एक जैसा मतलब सस्टेन्ड इंक्रीज हो रहा है अगर प्राइस लेवल, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, बट उसी को उल्टा होता है तो क्या बोलते हैं, डीफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होता है एकदम स्टैगनेंट है। डीवैल्यूएशन तो आपको पता है, ये करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है, ठीक है, मतलब कि करेंसी की वैल्यू नीचे गिरती है कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। एंड रिसेशन क्या होता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी स्टैगनेंट हो गई है, ठीक है, ग्रो ही नहीं हो रही। सो आंसर आ गया डीफ्लेशन। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये आपका नीति आयोग करता है, ठीक है। यही सेम होता है आपका ग्लोबल लेवल पे होता है। जो ग्लोबल लेवल पे होता है वो कौन करता है, UNDP करता है। UNDP किसके क्या करता है, UNDP के अंडर आते हैं, देखिए मेजरली तीन आपके क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, उसके अंडर आपके कितने होते हैं, 10 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। वहीं पे जो नेशनल हमारा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें 12 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। 3 डायमेंशंस होती हैं एंड 3 डायमेंशंस के अंदर कितने हैं, 12 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। सेम जो ग्लोबल लेवल पे सेम है, बट इसमें 2 एक्स्ट्रा है। कौन से 2 एक्स्ट्रा है इसमें, 10+2 कौन से हैं, एक मैटरनल पे आ जाता है, मैटरनल हेल्थ पे आता है, ठीक है, और एक और है बैंक अकाउंट्स। जो ये दोनों चीज़ें हैं वो ग्लोबल वाले में नहीं है, हमारे वाले में है, ठीक है। सो उसने बोला कौन सा है, दैट इज आंसर इज, उसने बोला कौन सा इंक्लूड होता है, तो दैट इज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो ईयर ऑफ स्कूलिंग आता है किसमें, बाकी नहीं आती। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर ड्यू टू चेंजेस, देखिए पिछले उसमें हमने कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी, डिस्गाइज। मैंने आपको क्या बोला था, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अगर करने वाले ज़्यादा है बट नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, अगर उसमें 3 लोगों से काम चल रहा है ना, तो बट चाहे तुम उसमें 5 ही लोग अप्लाई कर 5 ही लोग लगा दो उसमें काम करने के लिए, बट प्रोडक्टिविटी तो उतनी आएगी ना। तो इसका मतलब जो 2 लेबर्स थे वो तो अनएम्प्लॉयड ही हैं, बेशक काम कर रहे हैं बट है तो अनएम्प्लॉयड ही ना। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है। बट अगर टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब स्ट्रक्चर की वजह से अगर तुम अनएम्प्लॉयड हो रहे हो, तो दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए अच्छा, बाकी के अनएम्प्लॉयमेंट भी बता दूं मैं आपको। ये जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है किस वजह से होता है, ये होता है कि जब भी आपके मार्केट में, ठीक है, या फिर मार्केट में क्या चल रहा होता है, या तो ग्रोथ होता है या रिसेशन होता है। अगर तो जो इकोनॉमी है आपकी, मतलब फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो अगर इकोनॉमी है वो बहुत आपकी रिसेशन में चल रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे जो कंपनीज हैं उनको ज़्यादा पे करना, अगर उनके पास ज़्यादा लेबर्स हैं या ज़्यादा काम करने वाले, उनको उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से क्या करती है कंपनीज, उनको ले ऑफ करना स्टार्ट कर जाती है रिसेशन में, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर से जब इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट करती है, उनको फिर से लेबर चाहिए होता है, तो फिर से लेबर चाहिए होता है, तो फिर से वो क्या करते हैं, उनको एम्प्लॉय करते हैं। फिर उसके बाद अगर फिर से रिसेशन आए तो उनको ले ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आता है फ्रिक्शनल।
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं तो भी XYZ कंपनी में काम करती हूँ, बट मैं क्या कर रही हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जॉब, और मैं कोई और जॉब ढूंढने के लिए ट्राई कर रही हूँ। या फिर आजकल देखिए ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोई छोटी सी जॉब मिल जाती है, बट स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जामिनेशन कि आपको क्या चाहिए, हायर पोस्ट चाहिए होती है। सो वो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आ जाता है, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा आपके पास बी पर। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज इंटरेस्ट रेट अनएम्बिगुअसली एंड लीड टू अप्रिसिएशन। हमारी करेंसी की वैल्यू कब बढ़ती है? कब बढ़ती है? हमारी करेंसी की वैल्यू तब बढ़ेगी अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा या इन्फ्लेशन कम होगा। अब इन्फ्लेशन कम कब होता है? जब मनी सप्लाई उतनी नहीं होती है, ठीक है। मनी सप्लाई ज़्यादा नहीं होगी तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो हमारा अप्रिशिएट करेगी। अब बताओ कि मनी सप्लाई कब कम होती है? मनी सप्लाई कम होती है जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाती है, या फिर जो आपका बैंक्स हैं या RBI है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है इन ऑर्डर टू टेक मनी और इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मनी सप्लाई फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, नॉट फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए, बट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। चलिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक बताया था क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन। आई थिंक ये CAPF वाले में कराया था कि CSC वाले में कराया था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट आई थिंक CAPF ही था। उसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है ना कि गवर्नमेंट, दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है? स्पेंडिंग करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने A चीज़ पे स्पेंड किया एंड B चीज़ पे स्पेंड किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट लिमिटेड है। अब गवर्नमेंट कंपनी है तो फॉर एग्जाम्पल अगर पावर ही है, ठीक है, पावर सेक्टर है आपका, तो गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। और उसके बाद क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? वहाँ से पैसा निकलवा रही है, ठीक है। तो प्राइवेट सोचेगा कि हम इसमें क्यों इन्वेस्ट करें जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया, हमारा तो इतना स्कोप ही नहीं है उस चीज़ में। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जब गवर्नमेंट एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है और वहाँ से गवर्नमेंट फ़ायदा ले रही है, तो प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे रेलवेज़ हो गया, रोडवेज़ हो गया, तो उनमें इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसको बीट नहीं कर पाएंगे, मे बी कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएंगे और हमें लॉस हो सकता है। तो इसीलिए प्राइवेट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, ठीक है, मतलब रेजिस्ट करता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, वहीं पे अगर ऐसी जगह गवर्नमेंट स्पेंड करती है जहाँ पे प्राइवेट को क्या हो सकता है? फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है तो वहाँ से क्या हो जाएगी? स्किल्ड लोग आएंगे, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए प्राइवेट इन्वेस्ट कर सकता है। अगर इसकी स्पेंडिंग की वजह से प्राइवेट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्राउडिंग इन बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, तो दैट इज नोन एज क्राउडिंग आउट, राइट। सो उसने बोला कॉन्ट्रैक्शन अगर होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब वहां उस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। जैसे रेलवेज देख लो आप, ठीक है, उनको पता है कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है तो उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका रेलवे सेक्टर में, बट वहीं पे स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर दैट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन को कम्बैट, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड पुलिस पे हमें क्या एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। तुम अगर इस पे एक्सपेंडिचर नॉन प्लान पे बढ़ाओगे, नॉन प्लान वो होता है जिससे आपको वापस कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये भी कि कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं तो आप तो ऐसे ही पैसे बस दे ही रहे हो, तो कोई फायदा ही नहीं है। प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स पे क्या ज़्यादा सब्सिडीज दोगे, या फिर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट, या रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशो। अगर आप CRR खुद सोचो, अगर आप कॉम्बैट करना है इन्फ्लेशन को, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है? मनी सप्लाई को कम करना है। यहाँ से भी मनी सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि लोगों को तुम पैसा दे रहे हो,
सब्सिडीज तुम ज़्यादा दोगे, इसका मतलब यहाँ पे भी लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट पे तुम बढ़ा रहे हो। सो आंसर ये आएगा आपके पास। क्यों आएगा? क्योंकि अगर तुम कैश रिजर्व रेशो को रिड्यूस करते हो, इसका मतलब बैंक्स जो है, बैंक को कम पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। अगर बैंक को कम पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, इसका मतलब बैंक्स वो पैसा किन को दे सकते हैं? लोगों को दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, बचता है ये वाला। इसका मतलब क्या होता है? बैंक बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम हमारे यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करो, हम तुम्हें उस पर अच्छा ब्याज देंगे, ठीक है, हम तुम्हें उस पर अच्छा इंटरेस्ट रेट देंगे। तो लोग सोचेंगे इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है बैंक से, तो इससे अच्छा हम बैंक में सेविंग्स कर लें, है ना। तो जब बैंक्स में सेविंग हुई, इसका मतलब लोगों से पैसा खींच के बैंक्स ने अपने पास ले लिया, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी होगी लोगों के पास वो कम हो जाएगी, मतलब मनी सप्लाई कम होगी, तो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो आंसर है सी पार्ट। चलिए मूविंग टुवर्ड्स सीडीएस 2 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन गवर्नमेंट लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई। फिर से वही हो गया, अगर आपको मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द पब्लिक। एक बात बताओ, ठीक है, परचेज बोला है उसने। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेजरी बिल्स को, ठीक है, ट्रेजरी बिल मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, कितने बार बता चुकी हूँ। ट्रेजरी बिल इशू करता है किसको? पब्लिक को। अब पब्लिक से वो पैसा ले लेती है, ठीक है, मतलब इसने ट्रेजरी बिल को यहाँ पे सेल किया। जब वो सेल किया ट्रेजरी बिल को, तो पब्लिक ने क्या किया? पैसा किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। इसका मतलब जब पैसा पब्लिक ने गवर्नमेंट को दिया, तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई है वो कम हो गई। मनी सप्लाई कम कब होती है? अगर गवर्नमेंट सेल करता है। अब आप खुद बताओ, अगर आप कोई भी चीज़ बेचते हो जाके, तो पैसा तो आपको मिलेगा ना, है ना। तो मतलब जिससे आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो सॉरी बेच रहे हो जिसको आप चीज़, तो दूसरे बंदे को तो दूसरे बंदे से तो पैसा निकलेगा ना। बट वहीं भी इसको उल्टा कर दो, अगर गवर्नमेंट परचेज करे, गवर्नमेंट बोलेगा कि हो गया तुम्हारा, अब तुम क्या कर दो, मेरे को वापस दे दो ट्रेजरी बिल्स, मेरे को वापस दे दो। अब अगर पब्लिक को ट्रेजरी बिल वापस देना है, मतलब गवर्नमेंट इससे, जब हम जाते हैं दुकान पे, तो हम अगर बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चीज़ ली, चॉकलेट लिया, अब तुमने चॉकलेट लिया, चॉकलेट के बदले इसको पैसा दोगे कि नहीं दोगे? तो पब्लिक के पास पैसा जाएगा ना। तो अगर पब्लिक के पास पैसा जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शनरी कैसा हुआ? फिर तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ज़्यादा पैसा हो गया, तो ये तो नहीं होने वाला। तो परचेज पे कभी नहीं होगा। सेल ऑफ ट्रेजरी बिल बाय द सेंट्रल बैंक, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये सही है, सेल किया जाएगा। अगर ट्रेजरी बिल्स पब्लिक को दिया जा रहा है, तो पब्लिक से तो पैसा लेगा ना। ट्रेजरी बिल के बदले क्या लेगा? बैंक पैसा ले लेगा पब्लिक से, ठीक है। सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक, हाँ, तो सेंट्रल बैंक बेचता ही इस वजह से है, ठीक है। क्यों बेचता है? क्योंकि अगर आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिप्रिसिएट कर रही होती है, तो उसको ठीक करने के लिए, ओके। डेप्रिसिएट कब करती है? जब इन्फ्लेशन बढ़ गया होता है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी करनी पड़ेगी। परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द, तो परचेज के लिए नहीं आएगा। मैंने आपको बोला अगर कॉन्ट्रैक्शनरी है, पैसा खींचना है आपको पब्लिक से, तो आपको सेल करना पड़ेगा, ना कि परचेज करना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा 2 और 3। नैरो मनी में आपको बता चुकी हूँ कि मतलब जो थोड़ा लिक्विड होता है, जो आप ले सकते हो। तो करेंसी विद द पब्लिक तो आएगा ही आएगा। डिमांड डिपॉजिट्स आएगा। बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई बैंक ऑफ बैंकर्स, जो बैंकर होते हैं ना, बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के पास, वो आपके इसमें नहीं आते। 4 तो नहीं आएगा आपको। 1, 2 और 3 जो भी बाकी के जो डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के पास, वो भी क्या आते हैं? अदर डिपॉजिट्स आते हैं आरबीआई के, बट बैंकर के डिपॉजिट नहीं आते, ठीक है, नैरो मनी में। नेक्स्ट आपके पास वो पूछ रहा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस नॉट सम। अच्छा, जीएसटी किस पे नहीं लगता? पेट्रोलियम पे। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और क्या है? हाँ, उसने बोला ये देखिए, ये इंटरेस्ट पेमेंट का जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता रही थी, तो वैसे इंटरेस्ट पेमेंट पे आपका 2024 में भी क्वेश्चन है। उसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट टू अराइव एट प्राइमरी डेफिसिट। तो हम फिस्कल डेफिसिट से क्या चीज़ माइनस करेंगे? कौन सा एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे कि आपको प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी मीन्स सही सही आपका जो डेफिसिट दिखे, वो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स। जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर देते हो ना,
तो उसको निकाल के मतलब फिजिकल डेफिसिट से जब वो तुम इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी डेफिसिट। इसी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो था, मतलब होलसेल प्राइस भी महंगाई बढ़ी थी आपकी 2021-22 में। किस वजह से बढ़ी थी? शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। जी हाँ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, उस वजह से हुआ। डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, ये तो जनरल स्टेटमेंट। हाई फ्रीट कॉस्ट था, ये भी सही है। बट अगर आप यहाँ पे देखो, उसने बोला डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड। उल्टा पोस्ट कोविड में तो बढ़ेंगे ना एक्टिविटी, डिक्रीज होके क्यों? अगर डिक्रीज होगा तो इसका क्यों इन्फ्लेशन होगा? ऐसा नहीं था इसका, ठीक है। इसका आंसर इज 1, 3 and 4। वट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी? अब एक बात बताइए, मैंने आपको एक इफेक्ट बताया था मनी मल्टीप्लायर, तो ये सीएससी में आ चुका है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर होता है कि आपके पास 10 रुपये थे, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट करके वो 15 बन गए, 15 को फर्दर तुमने इन्वेस्ट किया, 20 हो गए, या फिर तुम कहीं सेव कर रहे हो, उस पर तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो वो मनी मल्टीप्लाई हो रही है। बट अगर आप मनी है आपके पास 20,000 सैलरी है, कुछ खर्चा वर्चा निकाल के 10,000 है, 10,000 इन्वेस्ट ना करके आप क्या कर रहे हो, उसको अपने पास ही रख रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा? तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज हो जाएगा। मनी तो ना मल्टीप्लाई होगा अपने पास रख के। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द मार्केट सप्लाई फॉर अ गुड इंक्रीजेस इफ। ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। उसने बोला अगर बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट रखते हो तो जो सप्लाई है फॉर अ गुड, एक गुड की सप्लाई कब बढ़ेगी? अगर उसका प्राइस बढ़ेगा। ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका प्राइस बढ़ रहा है तो मैं तो सप्लाई बढ़ाऊंगी ना। डिमांड कम होगी बट सप्लाई तो बढ़ेगी ना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना महंगा प्रोडक्ट बेच पाऊँ मैं उतना बेचूंगी, तो ये तो सही है। प्राइस ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है। अगर एक चीज़ बनाने के लिए मेरे को कम कॉस्ट लग रहा है तो मैं कोशिश करूंगी ना उसकी सप्लाई बढ़ा दूँ, ये भी सही है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिक्रीजेस, अगर दूसरी गुड का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मैं कैसे अपनी सप्लाई कर पाऊंगी? मैं कैसे सप्लाई कर पाऊंगी? हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर दूसरी गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो हो सकता है कि मेरी सप्लाई बढ़ जाए, कि वो ज़्यादा में दे रहा है मैं कम में दे रहा हूँ तो मैं सप्लाई बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। आंसर इज 1 and 2। नेक्स्ट इज कंसिडर रिगार्डिंग पॉवर्टी इन इंडिया। अच्छा, इंडिया में जो पॉवर्टी है, वाइल डिटर्मिनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ जो फूड रिक्वायरमेंट होता है, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट डिटर्मिन किया जाता है सब्सिस्टेंस के लिए। ये ठीक है, अगर आप खुद भी पढ़ो, जनरल नहीं लग रहा कि फ्यूल होना या लाइट होना या एजुकेशन या मेडिकल रिक्वायरमेंट ये तो सब्सिस्टेंस के लिए ही आते हैं ना। नेक्स्ट होते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये जो फैक्ट है ये सही दिया था इन्होंने, ठीक है, कि 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे होगा एंड 2100 होगा। ये डायरेक्ट आपके गवर्नमेंट के सोर्सेज से इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। सो इसका आंसर आपका आ जाएगा बोथ 1 and 2। रिपोर्ट निकली थी इसकी एक, ओके। So next we have CDS 2 2022। The first question है माइक्रो फाइनेंस कंपनी। देखिए जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती है वो किसके लिए होती है? पहली बात तो ये थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा लोन नहीं देती हैं या फिर क्रेडिट नहीं देती हैं जितना बाकी बैंक्स देखते हैं। माइक्रो लेवल पे लोन्स देती है, ये माइक्रो लोन्स देती है, ठीक है। अब उसने बोला इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट, और किनको देती है? जो मतलब पुअर लोग हैं या फिर बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको अगर कोई भी किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत है वो ले सकते हैं, ठीक है। बोरोवर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिट, बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बताया कि पुअर लोगों को दिया जाता है, तो एक लिमिट के बियॉन्ड बोरोवर जो है वो इनकम नहीं होना चाहिए। बोरोवर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड, और ऐसा भी नहीं है कि जितना मर्जी है उतना लोन ले सकते हो। देखिए माइक्रो लोन्स ही दिए जाते हैं इसमें। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द बोरो शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर अ कोलेट्रल एंड द बोरो शुड नॉट रिफ्यूज टू पे। देखिए जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाएगा कि आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोन देंगे तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? बिकॉज बोरोवर मतलब अगर आप इसके लिए क्या होता है ना, अब शॉर्ट टर्म लोन होता है इसलिए आपको कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी चीज़ उनके पास रखने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, देखिए नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। होती क्या है ये फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब ये बैंक्स की तरह फंक्शन करती हैं, बट ये टोटली बैंक की तरह इसके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती या फिर प्रॉपर जो एक बैंक होता है उसकी तरह इसके काम फंक्शंस नहीं होते हैं। बट हाँ कुछ कुछ फंक्शंस ये बैंक्स की तरह करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, पहले मैं आपको करेक्ट वाले बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो NBFCs है वो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है।
कि ऐसे डिपॉजिट्स की जैसे कि अभी वो डिपॉजिट लेंगे और डिमांड पे आप उनको वापस दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। कांट गिव लोन, देखिए लोन देने के लिए तो है, ये लोन तो देना ही पड़ेगा ना उनको, सो दिस इज नॉट करेक्ट। एनबीएफसी कांट इशू, ये सही है। मैंने आपको ये पिछले वीडियोस में मैं आपको एनबीएफसी अच्छे से करा दिया, मैंने सीएपीएफ में कराया था। चेक्स ड्रॉ नहीं कर सकते, एनबीएफसी कांट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। वो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं दे सकते। अब उसने बोला जो डीपीआईआईटी है उसने रिवाइज किया अभी बेस ईयर इंडेक्स किसका, 8 कोर इंडस्ट्रीज का, जिसमें आपकी कंबाइन वेट कितना है उनका, 40.27% आपकी कोर इंडस्ट्रीज आती हैं। और इसमें से कौन सी कोर नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कोर कौन सी नहीं। कोर होती है मतलब जो हमारी फाउंडेशन है ना। अब यहाँ पे देखो, कोल फाउंडेशन है, रिफाइनरी फाउंडेशन है, सीमेंट भी, क्या रबर प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो थोड़े ना हमारी कंट्री की फाउंडेशन। सो कोर जो इंडस्ट्रीज है वो कौन सी है आपकी, ये देखिए 8 कोर, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि ये कितना कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है एक साल में, कितना कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आ जाती है बात, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट माइक्रो। देखिए जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, डायनामिक सेक्टर है, बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये तो सही है। एमएसपी में, एमएसएमईज में क्या होता है, कम कैपिटल कॉस्ट चाहिए होता है। और ये बैकवर्ड रीजन्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी सही है। कॉन्ट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक, ये भी सही है। सो ऑल आर करेक्ट। अच्छा, इसमें से कौन सा जो है वो एजेंसी फंक्शन है, कमर्शियल। एजेंसी फंक्शन क्या होता है, एक एजेंट की तरह काम कर रहे हो, वो तुम्हारा प्रॉपर फंक्शन नहीं है। जैसे बैंक्स का फंक्शन क्या होता है कि डिपॉजिट लेना, लोन देना, ये सब चीज़ें इनका क्या होता है, काम होता है। बट एक एजेंसी की तरह काम करते हैं ये, ठीक है। एजेंसी फंक्शन करते हैं, वो क्या होता है, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स। क्योंकि इनकम टैक्स जो पे करेंगे हम थ्रू बैंक अकाउंट ही करेंगे ना, इनकम टैक्स जो पे किया जाता है, बट वो किसके पास जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है इनकम टैक्स, ठीक है। बैंक्स अपने पास नहीं रखते हैं। सो एजेंट का काम करते हैं इन द एक्सेप्टेंस ऑफ। बाकी जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देना, या फिर सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करना कहीं पे, या फिर एक्सेप्टेंस करना ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह, वो सब आपका बैंक का डायरेक्ट काम है। इसमें से कौन सा जो वाइडली यूज आपके इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है, देखिए सबसे ज्यादा जो आपका वाइडली यूज होता है दैट इज M3। M3 में आता है क्या क्या है, जो भी आपकी करेंसी पब्लिक के पास है, ठीक है। M1 और M2 जो होता है, करेंसी आपकी विद द पब्लिक है वो आएगा इसमें, ठीक है। प्लस जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो आएगा इसमें। साथ में आपके जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स के पास, ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स होते हैं विद द बैंक्स, वो आ जाएगा। सो ज़्यादातर लोग इसी में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बट अगर आपको पूछा जाएगा कौन सबसे ज़्यादा लिक्विड है, मतलब जो जितना जल्दी एक्सेसिबल हो, दैट इज लिक्विड डिमांड में। सो दिस इज मोर लिक्विड, इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। और सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है आपकी M4 की, ठीक है। लेस लिक्विडिटी होती है इसकी। चलिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, दैट इज IMF। IMF आपका कितने बार पूछ लिया यार, घुमा फिरा के, CSE में पूछा, इसमें भी पूछा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपने पास है दैट इज सीरीज 1 2022। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एज अ मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर, तो ये आप पढ़ते ही हो, दादा भाई नारोजी जी, ठीक है। तो दादा भाई नारोजी जी थे जिन्होंने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाया था एज अ मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर, किसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल तो आपने पढ़ी होगी, इनकी बुक है, मतलब हिस्ट्री में पढ़ा होगा इनके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द इनपुट इन टर्म्स ऑफ टूल्स मशीन्स, तो इनमें से कौन सा जो टूल्स मशीन बिल्डिंग रॉ मटेरियल मनी इन हैंड, लिखा भी हुआ इन हैंड रिक्वायर एट एनी स्टेज ऑफ, क्या बोल सकते हैं उसको, इन हैंड, टच कर सकते हो तो फिजिकल कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम आज काम कर रहे हो, तो जो भी तुम काम करने में यूज कर रहे हो दैट इज वर्किंग कैपिटल। इट मे बी जैसे आज धागा यूज कर रहे हो कपड़ा बनाने के लिए, कॉटन यूज कर रहे हो धागा बनाने के लिए, सो दिस इज व्हाट वर्किंग कैपिटल। नॉट व्हाट इज फिक्स कैपिटल, ये भी मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। फिक्स कैपिटल होती है अगर कोई टेक्नोलॉजी आप लेते हो और उसको बार बार यूज करते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। जैसे आप कोई भी ट्रैक्टर ले लो या फिर कोई भी प्लो ले लो, तो उसका बार यूज करो, दैट कम्स अंडर फिक्स कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जैसे कि आप खुद काम कर रहे हो, दैट इज ह्यूमन कैपिटल।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी फॉरेन कंपनी है वो डोमेस्टिक हमारे यहाँ पे जैसे अगर वो इन्वेस्ट कर रही है, जिस भी चीज़ में वो इन्वेस्ट करेगी वो क्या करेगी, उसमें उसका कंट्रोल होगा। बट एक और होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें वो बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पे क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, बट उसका कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। अगर आप देखो, उसने बोला फॉरेन कंपनी जो है वो बाय कर रही है शेयर, ठीक है। फॉरेन कंपनी पेंशन फंड इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, तीनों स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। लास्ट वाला क्या है, फॉरेन एंटी सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बाहर का कोई अगर कंपनी है या फिर बाहर की कोई एंटिटी है यहाँ पे आगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रही है, तो उसका तो कंट्रोल होगा ना उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, राइट। सो आंसर इज दिस। ये सिमिलर था, दिस वॉज ऑड वन आउट, ऑड वन आउट कर सकते थे इसमें आप। उसने बोला इसमें से कौन सा जो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड। मतलब किसी भी गुड की डिमांड किस वजह से इन्फ्लुएंस होती है और किस वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होती। गुड का ऑन प्राइस, बिल्कुल। अगर प्राइस आप बढ़ा दोगे गुड का तो डिमांड तो कम होगी ना उसकी, तो इस पे तो होगा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेड और जैम है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ब्रेड के साथ ही जैम खाओगे या बटर के साथ खाओगे, अगर जैम का प्राइस बढ़ गया तो हो सकता है कि ब्रेड तुम लो ही ना, फिर है ना, सोचोगे कि ब्रेड के साथ ही अगर जैम खाना है तो हम, हो सकता है ना इसकी डिमांड जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है ब्रेड की। जैम का प्राइस कम है या बटर का प्राइस कम है तो तुम ब्रेड की डिमांड बढ़ सकती है तुम्हारी, ठीक है। तो इस पर भी इन्फ्लुएंस होता है। सब्सटीट्यूट गुड, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज़ लेते हो, ठीक है, ए लेते हो या बी लेते हो, ठीक है। अब अगर आपको पता है ए का प्राइस बढ़ गया है बट उसी का सब्सटीट्यूट बी है, कि मैं टूथपेस्ट ही लगा लो, ठीक है। आपके पास दो ब्रांड्स की टूथपेस्ट, आप बोलोगे कि एक महंगी एक सस्ती है, तो आप बोलोगे ठीक है ये सब्सटीट्यूट जो है काम तो चल ही रहा है सस्ती से, तो हम सस्ती ले लेते हैं। इसका मतलब डिमांड जो है आपकी गुड की वो इन्फ्लुएंस होगी। बट यहाँ पे देखो प्राइसेस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन। अगर मेरे को टूथपेस्ट बनाने के लिए आज 5 रुपए लग रहे थे, कल 10 रुपए लगेंगे, तो क्या मेरी जो डिमांड है उस पर फर्क पड़ेगा? मुझे क्या पता, जो प्रोड्यूसर है वो तो प्रोड्यूसर देखेगा ना, हम कंज्यूमर्स थोड़े ना देखेंगे उसकी डिमांड। हाँ, सप्लाई में चेंज हो सकता है, सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है बट डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। सो आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कम क्वांटिटी में यूज़ होती है नॉन फार्मिंग में। अगर आप फार्मिंग में देखोगे तो लैंड बहुत यूज़ हो सकती है, बट नॉन फार्मिंग में देखो तो इनमें से लैंड होती है जो सबसे कम यूज़ होती है। एक ही जगह आप लैंड ले लो, उसी पे आपको उसमें कैपिटल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता है, लेबर ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका एमजी नरेगा स्कीम है। एमजी नरेगा एक्ट जो है उसमें कितना डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, दैट इज 100 days, नॉट 175। सबको एक समान वेजेस दिया जाता है, दिस इज नॉट करेक्ट। पीपल आर जनरली, इसमें सिर्फ अनस्किल्ड जॉब्स होती है, स्किल्ड नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। दिस इज इम्प्लीमेंटेड, और ये सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में, दिस इज करेक्ट। अब उसने बोला एक पॉपुलेशन पिरामिड होता है, तो उसमें क्या होता है, देखिए पॉपुलेशन पिरामिड में क्या हो सकता है, मेल्स और फीमेल्स की पॉपुलेशन देखी जाती है और एज ग्रुप देखा जाता है कि कौन सी एज में पॉपुलेशन बढ़ रहा है घट रहा है जो भी है। सो इसमें दोनों ही आएगा आपके पास, ठीक है। चले 2021 पे। ओके, लेट्स मूव टू सीरीज टू 2021। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दैट विच ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू मूवमेंट अलोंग। देखिए किस वजह से आपका जो डिमांड है वो कम ज़्यादा होगा, डिमांड कर्व में जो है वो मूवमेंट होगा। डिमांड किससे चेंज होता है, प्राइस से चेंज होता है, बिल्कुल होता है, ये मैं आपको कितने बार बता दिया है। चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, अब ज़रूरी नहीं, अगर उस कमोडिटी का कोई लेना देना ही नहीं है उसके साथ तो अफेक्ट नहीं करेगा। इनकम बढ़े कम हो, ज़रूरी नहीं डिमांड बढ़े। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये भी नहीं होगा। उसने बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। देखिए मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कल ही आपको बताया था कि अगर आपके पास 10,000 है, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक है कि आप क्या करो, इंफ्रा में इन्वेस्ट कर दो, एक है आप फॉरेन एक्सचेंज ले लो, ठीक है। अब फॉरेन करेंसी अगर आप खरीद लेते हो तो इसका मतलब आपने एक अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, दैट वाज कि आप वो पैसा इंफ्रा में भी स्पेंड कर सकते थे और इंफ्रा में हो सकता है आपको ज़्यादा फायदा हो सकता था, ठीक है। तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आप मिस कर सकते हो, उनमें से एक ही ऑल्टरनेटिव कर सकते हो, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी होता है वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप छोड़ देते हो, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
देखिए अब आता है लॉरेंस फिलिप्स एंजल लैफर कर्व्स। देखिए सबसे पहले हम लैफर कर्व देखते हैं। लैफर कर्व ऐसे जाता है आपका, ऐसे है, एक टाइम पे आके ऐसे हो जाता है। लैफर कर्व ये बोलता है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, टैक्स रेट बढ़ाओगे, जैसे आपने टैक्स रेट बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, उसके साथ साथ आपका क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जैसे ये रेट है, अगर आप बढ़ा रहे हो टैक्स रेट, तो एक टाइम तक आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, बढ़ा रहे हो, आपका रेवेन्यू तो बढ़ेगा। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो पीक पे पहुंचेगा और वहां से जितना आप रेट बढ़ाते जाओगे उतना कम आपके पास टैक्स आता जाएगा, रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना टैक्स बढ़ा दोगे तो लोग विलिंग ही नहीं होगे पे करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज योर लेफर कर्व। तो डी का आपके पास आ जाएगा 2, दैट इज ANC, ठीक है। अब उसने बोला है दैट इज लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या बोलता है कि जो भी आपका इनकम है या वेल्थ है वो कितनी इन इक्वालिटी से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसी को ज़्यादा है किसी को कम है। सो वो होता है लॉरेंस कर्व। ए का 3 हो गया। अब आता है फिलिप्स। फिलिप्स क्या देखता है कि इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। उसका मानना ये है फिलिप्स का कि जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जितना आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। या फिर उसने बोला है कि जो आपका इन्फ्लेशन होता है, जितना ज़्यादा आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना कम आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता रहेगा, ठीक है। क्यों? पैसा बढ़ रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ रही है, तो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ऐसा फिलिप कर्व का है। एंड एंगल कर्व है, एंगल बोलो एंजल बोलो। एंजल कर्व जो है वो बोलता है इनकम एंड प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड, कि आपका कितना इनकम है और कितना फूड पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो एंजल कर्व होता है। सो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास होता है, ये उस टाइम का था कि 14 से 19 अगर आप देखोगे तो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कितनी है, मतलब अब आप खुद सोचना इस पे, देखना। उसने बोला एजुकेशन पे आपका एक्सपेंडिचर कितना, 5% ऑफ जीडीपी। यार बहुत ज़्यादा है 5%, ठीक है। हेल्थ पे 4% है, हेल्थ सेक्टर पे 10% ऑफ द टोटल। आप खुद बताओ कि टोटल एक्सपेंडिचर जो किया जाता है 10% हेल्थ पे किया जाता है, जी नहीं। सो आंसर इज दिस कि स्टैग्नेशन है। यहाँ पे बोल रहा है 5% ऑफ जीडीपी, यहाँ पे बोल रहा है स्टैग्नेशन। दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जब मैंने बोला कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, उन दोनों में से आंसर होता है। तो आप खुद बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही हो सकती है, दैट इज सी पार्ट। ये मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करा दी, ऐसी सीडीएस वाली क्लास में कराया था, सुबह वाली मॉर्निंग वाली वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स वाली वीडियो लाएंगे जिसमें मैं आपको ना सारे के सारे इंडेक्स कवर करा दूंगी। इसमें उतना नहीं देखना है, ये सारे के सारे इसके इंडिकेटर्स हैं। बट इसमें जो बड़ा था दैट वो इम्प्रूव हुआ था, वो ये दोनों था, दैट वॉज योर 1 and 3 था, ठीक है। चलिए, उसने बोला है वॉलंटरी एक्सचेंज बिटवीन 2 पार्टीज ए एंड बी। अगर पार्टी ए है और पार्टी बी है, ठीक है, तो उसको प्योर वॉलंटरी एक्सचेंज क्या बोलेंगे, कि दोनों ही खुश हैं। तो दोनों खुश कब होंगे, जब दोनों ही गेन करें, इट्स अ विन विन सिचुएशन हो जाए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक। देखिए एक होता है मोनोपोली, ये उसी की मोनोपोली, वहां पे और कोई नहीं जा सकता। जैसे रेलवे सेक्टर मेनली जो गवर्नमेंट का होता है, वहां पे उसकी मोनोपोली ही है। अभी तो प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, बट मेन देखा जाए तो मोनोपोली ही है। एक होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है कि कुछ ही आपके बेचने वाले, कुछ ही नहीं बोल सकते, लाइक आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स। अब सिमिलर प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा कि जैसे कि आप कोई भी बिस्किट बेच रहे हो, अब ये एक ब्रांड का बेच रहा होगा या दूसरे ब्रांड का बेच रहा होगा, ठीक है, तो है तो सिमिलर ही ना, सेम नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल आपके किस में होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। सो आपके जो वेजिटेबल मार्केट्स होंगे ये परफेक्ट कंपटीशन में आ जाएगा। मार्केट फॉर सोप्स में आ गया मोनोपोलिस्टिक। इंडियन रेलवेज किस में आ जाएगा, आपका मोनोपोली है। और लेबर मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, ओलिगोपोली हो जाएगा। ओलिगोपोली मीन्स कुछ लोगों का ही उस पर क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। चलिए, सीरीज 1 2021 उसने बोला है इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन। ये मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर भी बताया था मैंने पिछले वीडियोस में, प्लीज वो देखिए। उसने बोला रियल जीडीपी, ये सही है। रियल जीडीपी होता है जिसमें आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया होता है, ठीक है, आज के प्राइसेस पे नहीं, बट आप कोई पीरियड लेते, जैसे 5 साल में कितना प्राइस रहा है, 10 साल में, तो वो रियल जीडीपी बताता है कितना ग्रो किया है। तो यही सही है, मतलब कॉमन प्राइस या कॉन्स्टेंट प्राइस पे देखा जाता है या बेस प्राइस पे दिया जाता है, दिस इज करेक्ट। पोटेंशियल जीडीपी इज द रियल जीडीपी दैट इकोनॉमी वुड प्रोड्यूस, ये भी सही है। पोटेंशियल होता है आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो और सच में कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। एक तो होगा इतना पोटेंशियल है, बट आप अभी प्रेजेंट कितना कर रहे हो।
तो पोटेंशियल क्या होता है, वो रियल जीडीपी होती है जब आपकी रियल जीडीपी जो है कितनी होती है, जब आप फुल्ली एम्प्लॉयड हो। ये भी सही है। नॉमिनल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे होती है, जी नहीं। नॉमिनल जीडीपी आप आज के प्राइस, जैसे आज अनियन के प्राइस बढ़े तो आपने आज देख ली भाई इतनी जीडीपी भाई इतनी ज्यादा होगी, बट इन्फ्लेशन नहीं देखा ना आपने, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा। सो कांस्टेंट प्राइस पे नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल प्राइसेस पे होता है, या आज के प्राइसेस पे देखा जाता है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। सिंपल, रियल जीडीपी कितनी है एंड पॉपुलेशन कितनी है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपकी मिसमैच हो जाता है, स्ट्रक्चर में मिसमैच है, या टेक्नोलॉजी की वजह से आप नहीं हो रहे हो, या फिर आपका जो पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज है उससे आपका मिसमैच हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चरल हो जाएगा। डिस्गाइज मैं बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए दिस इज ऑल्सो PYQ, यहाँ से भी आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे जो अभी हमने किया 2022-23 का। यहाँ से भी आप 2022-23 का क्वेश्चन कर सकते थे। मैंने उसका आंसर वॉज डिफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन मैंने आपको बता दिया कि स्लोली जो है आपका रैपिड इन्फ्लेशन है, बट स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है। सो दैट इज स्टैगफ्लेशन, मीन एकदम स्टैगनेंट है, ठीक है। फ्लेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन भी इंक्लूड कर रहा है ना, इसीलिए। तो ये किया होता वो भी कर लेते आप। देखिए PYQ उसका कितना इंपॉर्टेंस है। क्राउडिंग इन अभी बताया मैंने, व्हाट इज क्राउडिंग इन, क्राउडिंग आउट, इस उसमें पूछा था उसने। इसी का उल्टा उसने 2022-23 में पूछ लिया है, 22 में पूछा है शायद, है ना। इसमें इसने पूछ लिया है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है वो ज़्यादा हो रही है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्राउडिंग इन हो रहा है। वहाँ पे इसका ऑपोजिट पूछ लिया था, क्राउडिंग आउट पूछ लिया था। तो ये भी PYQ है। उसने बोला कोई जो भी एसेट या एसेट्स होते हैं जो बोरोवर प्लेज करता है, ठीक है। मतलब अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो आप कुछ तो वहाँ पे रखोगे ना एज अ प्लेज की, यार आप ये चीज़ रख लो और मेरे को लोन दे दो वापस, ठीक है। अगर मैं रीपे नहीं कर पाया तो ये रख लेना अपने पास। उसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल। बार बार हम ये चीज़ करते हैं। अ परसेंटेज बाय विच द मनी द बोरोवर बैक एक्सीड द मनी इज कॉल्ड। अच्छा, अब अगर आपने बैंक से 10 रुपये लिए हैं लोन के लिए, तो आप 10 रुपये थोड़ा ना चुकाओगे, आप उसको इंटरेस्ट रेट के साथ चुकाओगे ना, ठीक है। तो दैट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, मतलब उसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं है, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया हुआ है, नॉमिनल देखा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है मनी का फंक्शन क्या है, इजी है ये, इंटरमीडिएट का काम करता है, वैल्यू होती है उसकी, कुछ यूनिट ऑफ अकाउंट है। कंजप्शन नहीं रेगुलेट, वो हमारी कंजम्पशन क्यों रेगुलेट करेगा। उसने बोला ये सिचुएशन है जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है रियल जीडीपी का, वो फॉल शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल। मतलब जितनी आपकी पोटेंशियल जीडीपी होनी चाहिए, जितना आप में पोटेंशियल है उतना आप काम नहीं कर रहे हो, उतनी आपकी जीडीपी नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिसेशन चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। सो देयर वुड बी अ रिसेशनरी गैप। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज, अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाता है रिसीट से, उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। नाउ व्हाट इज करंट डेफिसिट, अभी मैंने बताया कि जो भी आपका फिस्कल डेफिसिट है उसमें से आप क्या करते हो, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हो। मतलब जितना भी आपने कर्जा लिया होता है वो पे कर देते हो फिस्कल डेफिसिट से, तो आपके पास करंट आ जाता है। कैपिटल क्या आ जाता है कि अगर आप बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्री में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो एंड फॉरेन कंट्री आप में उतना इन्वेस्ट नहीं करी, इसका मतलब कैपिटल डेफिसिट चल रहा है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो आपका वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो इसका आंसर इज बी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सचेंज रेट क्या होता है कि वैल्यू ऑफ वन करेंसी, ये सही है आपका। एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जो रुपी की वैल्यू है ना, तो हम अगर एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो हमारी रुपी कितनी लगेगी उसको खरीदने के लिए एंड बाहर की करेंसी कितनी लगेगी, तो दैट इज एक्सचेंज रेट होता है। जैसे अभी आप देखोगे $1 इज इक्वल टू 86-87 रुपी के इक्वल है, तो वो एक्सचेंज रेट होता है। उसने बोला जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है वो विद द गवर्नमेंट इंटरफेयर बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ देयर करेंसीज, जी नहीं। जो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी जब बाहर की जो करेंसी है वो फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, मनी बढ़ती है मार्केट में, ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस वजह से, मतलब अगर बाहर की कोई डिमांड सप्लाई कम ज़्यादा हो रही है, उस वजह से जो एक्सचेंज रेट आपका वेरी करेगा, दैट इज फ्लोटिंग। फिक्स एक्सचेंज रेट आर रेट सेट बाय गवर्नमेंट डिसीजन एंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट एक्शन, बिल्कुल सही है। ये फिक्स किए जाते हैं, कौन करता है, गवर्नमेंट ही करता है।
Under the Bretton Woods system, the exchange rate are floated in terms of rise or fall in price of gold. देखिए ब्रेटन वुड्स के अंडर अगर आज भी आप देखोगे जो एक एक्सचेंज रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डॉलर्स पे करता है, ना कि आपके गोल्ड के प्राइस पे. गोल्ड क्यों यूज होगा अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड, बट गोल्ड स्टैंडर्ड के अंडर क्या यूज किया जाएगा, गोल्ड. ठीक है. So with this we have completed the PYQs from 2024 till 2021. अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2020 से स्टार्ट करेंगे. ओके.